एवियन एजुकेशन। आई होप आप लोगों को पहली CAR 66 की वीडियो में कोई भी डाउट नहीं था और साथ ही साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मूव ऑन करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इन CAR 66, इंडोर्समेंट विद एयरक्राफ्ट रेटिंग्स। तो आप लोग को तो अपना काम पता ही है, लाइक किए, सब्सक्राइब किए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंडोर्समेंट विथ एयरक्राफ्ट रेटिंग्स। अब अगर किसी AME को अपने लाइसेंस पर किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट टाइप के लिए सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस चाहिए तो फिर उसको एयरक्राफ्ट रेटिंग करना ज़रूरी है। फॉर कैटेगरी A कोई भी रेटिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर कैटेगरी B3 सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट आता है इस कैटेगरी में, पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन्स ऑफ 2000 kg MTOM एंड बिलो, तो फिर इससे रेलेवेंट रेटिंग की जाएगी। अब फॉर कैटेगरी B1, B2 एंड C देखते हैं क्या क्या रेटिंग्स की ज़रूरत है। फॉर ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग इज़ रिक्वायर्ड। फॉर ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग और फुल सब ग्रुप रेटिंग। फॉर ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग और फुल ग्रुप रेटिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो ये जो रेटिंग्स होती हैं एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग्स, ये तभी मिलती हैं जब रेलेवेंट कैटेगरी B1, B2 और C अपनी एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग करती है। इन एडिशन टू दिस, इंडोर्समेंट ऑफ फर्स्ट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग भले कैटेगरी की हो या सब कैटेगरी की हो, वो तभी मिलती है ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ OJT। अब इन पॉइंट्स के अलावा फ्रॉम डेरोगेशन फॉर ग्रुप 2 and 3 एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग्स में ऑल्सो भी ग्रांटेड आफ्टर B1, B2 और C एयरक्राफ्ट टाइप एग्जामिनेशन का सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन किया हो। और अगर बात होती है B1 एंड B2 कैटेगरी की, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ऑन द एयरक्राफ्ट टाइप किया हो। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस तरह का होना चाहिए कि डायरेक्टली ये मेंटेनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, उस मेंटेनेंस एक्टिविटी से जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसी लाइसेंस कैटेगरी से रेलेवेंट हो। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट। फॉर ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट अगर कैटेगरी B1 एंड C लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनको सब ग्रुप रेटिंग, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग में एंडोर्समेंट चाहिए, तो फिर एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट टाइप पर उन्होंने टाइप रेटिंग की हो, वो भी सेम मैन्युफैक्चरर के हो। और अगर B1 एंड C लाइसेंस होल्डर्स को फुल सब ग्रुप रेटिंग चाहिए, तो फिर एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट टाइप्स पर उन्होंने टाइप रेटिंग की हो, वो भी फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी 1 फ्रॉम बोइंग, 1 फॉर एयरबस एंड 1 फ्रॉम अनदर। और पहले वाले में था फ्रॉम सेम मैन्युफैक्चरर। अब बात करते हैं कैटेगरी B2 लाइसेंस की। अभी हम लोगों ने B1 एंड C लाइसेंस होल्डर्स का फुल सब ग्रुप एंड मैन्युफैक्चरर ग्रुप सब ग्रुप देखा था। अब कैटेगरी B2 लाइसेंस होल्डर्स को भले मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप चाहिए या फिर फुल सब ग्रुप रेटिंग चाहिए, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसका क्रॉस सेक्शन हो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ से, जो कि डायरेक्टली रेलेवेंट हो जिस कैटेगरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट। फॉर ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट अगर फुल ग्रुप रेटिंग चाहिए B1, B2 एंड C लाइसेंस होल्डर्स को, तो उनको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड हो मेंटेनेंस एक्टिविटी से, जो कि डायरेक्टली रेलेवेंट हो उस कैटेगरी से जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है। फॉर कैटेगरी B1 अगर वो लोग अपना एक्सपीरियंस खास करके इन सेक्शंस में नहीं दिखाते हैं, तो फिर उनके लाइसेंस पर लिमिटेशन लग जाएगी। प्रेशराइज्ड एरोप्लेन्स, मेटल स्ट्रक्चर एरोप्लेन, कंपोजिट स्ट्रक्चर एरोप्लेन, वुडन स्ट्रक्चर एरोप्लेन, एरोप्लेन विद मेटल ट्यूबिंग स्ट्रक्चर कवर्ड विद फैब्रिक। अब बात करते हैं फॉर B3 लाइसेंस। B3 लाइसेंस में क्योंकि सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का डेमोन्स्ट्रेशन करना है और जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है वो डायरेक्टली रेलेवेंट हो टू दी कैटेगरी अप्लाइड फॉर। अब बात करते हैं अनलेस द एप्लीकेंट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एविडेंस ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस,
तो जो लिमिटेशंस ऊपर B1 वालों पे लगी थी वही सेम लिमिटेशंस यहाँ पर भी लग जाएंगी। वुडन स्ट्रक्चर एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स विथ मेटल ट्यूबिंग स्ट्रक्चर कवर्ड विथ फैब्रिक, मेटल स्ट्रक्चर एरोप्लेन्स, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर एरोप्लेन्स, इन सभी पे उनको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। अब जैसे कि जो लिमिटेशंस अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये लिमिटेशंस हट सकती हैं। ये लिमिटेशंस हटेंगी अगर अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस का डेमोन्स्ट्रेशन किया हो या फिर आफ्टर अ सेटिस्फैक्ट्री प्रैक्टिकल असेसमेंट परफॉर्म बाय DGCA। ये लिमिटेशंस हटना ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक अफेक्ट करती हैं सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस को, जो एयरक्राफ्ट की एंटायरिटी पे अफेक्ट करती है, मतलब होल एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करने की प्रिविलेज को अफेक्ट करती हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 66A-70 में एक टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो AME के लाइसेंसेस थे जो बिफोर CAR 66 इशू हुए थे, कैसे वो कन्वर्ट होंगे टू CAR 66 पैटर्न, क्या क्या लिमिटेशंस लगेंगे। तो उन कंडीशंस में जो लिमिटेशंस लगेंगे वो भी हट सकते हैं ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन टू रिलेटेड मॉड्यूल और सब्जेक्ट्स जो कि रेफ़र किया गया है इन APM चैप्टर 17। सो नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी ऑथराइज पर्सन ऑफ DGCA एज एन एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन मांगता है लाइसेंस, भले वो सर्टिफिकेशन वाला प्रिविलेज वाला AME हो या फिर एक सपोर्ट स्टाफ हो, दोनों ही को प्रोड्यूस करना है अपना लाइसेंस विद इन 24 आवर्स। अब जो हमने बात बताई थी कन्वर्जन प्रोविजंस में, तो जो पहले के AME लाइसेंस थे वो विथ या विदाउट लिमिटेशन, विथ या विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन कन्वर्ट होते हैं ऑन कंडीशंस जो कि स्पेसिफाइड है इन APM चैप्टर 17, उन पर डिपेंड होते हैं। तो उस पर जो लिमिटेशंस लगेंगी वो भी हट सकती हैं। बट जो AME लाइसेंस इशू हुए थे इस CAR से पहले, जो कैटेगरी A में कवर कर रहे थे ग्लाइडर्स, बलून्स, और कैटेगरी B, D, X में कवर कर रहे थे एयरक्राफ्ट, इंजन, प्रोपेलर एंड आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, जो कि CRS इशू करने के लिए थे, जो अब CAR 66 लाइसेंस में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे टू CAR 66 लाइसेंस सेक्शन 15A बिना उनके प्रिविलेजेस पे कोई भी डिफरेंस किए हुए। जो सब पार्ट B है ये डील करता है विथ एयरक्राफ्ट अदर दैन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। इससे पहले सब पार्ट A में हम लोगों ने पूरी बात की थी एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड। अब बात है अदर दैन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स की। माइक्रोलाइट, लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, बलून ऑन एन एयरशिप, इनको सर्टिफाई करता है कैटेगरी A, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B3 AME लाइसेंस होल्डर या फिर एक ऑथराइज्ड पर्सन। नाउ नेक्स्ट इज सब पार्ट C। सब पार्ट C यानी कंपोनेंट्स। अभी तक हम लोग एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करने की बात कर रहे थे, बट एक एयरक्राफ्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पावर प्लांट है, उसके पावर प्लांट में भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो इनको सर्टिफाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग इस सब पार्ट में पढ़ेंगे। तो जो ऑथराइजेशन इशू होता है, जो सर्टिफाइंग स्टाफ जो होता है उसको जो ऑथराइजेशन इशू करती है वो या तो CAR 145 ऑर्गेनाइजेशन करती है या तो CARM सब पार्ट F अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन टू कैरी आउट एंड सर्टिफाई ओवरहॉल, मेजर रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट, पावर प्लांट, कंपोनेंट एंड एक्सेसरीज देयर ऑफ, यानी ओवरहॉलिंग हो या फिर मेजर रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट हो या पावर प्लांट हो या कंपोनेंट हो या दूसरे एक्सेसरीज हो, उसके लिए उन कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ही शैल नॉट बी लेस दैन 21 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 21 ईयर्स था या 18 ईयर्स था। इससे पहले जो हमने बताया था वो 18 ईयर्स था जो एप्लीकेंट फॉर AME लाइसेंस था, बट यहाँ पर अगर कंपोनेंट्स को सर्टिफाई करना है एंड सब पार्ट C के अकॉर्डिंग ऑथराइजेशन है तो फिर 21 ईयर्स ऑफ एज है।
साथ ही साथ में 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स शुड होल्ड CAR 66 लाइसेंस इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी, या फिर पास्ट 3 years बेसिक AME ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच। और साथ ही साथ में जितने भी रिलेटेड मॉड्यूल हो वो मॉड्यूल्स क्लियर किए हुए हों। जो भी स्कोप ऑफ ऑथराइजेशन है, जो CAR 145, CRM सब पार्ट F जिस भी ऑथराइजेशन के स्कोप में उनको साइनिंग अथॉरिटी दे रही है, वो लोग बता देंगे कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको क्लियर करने हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की। अभी हम लोगों ने बात करी रिक्वायरमेंट्स की, अब रिक्वायरमेंट्स में बात करते हैं ट्रेनिंग की। एप्लीकेंट मस्ट हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट, यानी जिसने वो पार्ट बनाया है, या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव टू इम्पार्ट सच ट्रेनिंग, या फिर ट्रेंड बाय अ पर्सन हैविंग स्पेसिफिक अप्रूवल कवरिंग द एक्टिविटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस की। नॉलेज रिक्वायरमेंट के साथ ही साथ में एक्सपीरियंस, अगर कोई CAR 66 AME लाइसेंस वाला होल्डर अप्लाई कर रहा है तो उसे 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए इन ओवरहॉल, मेजर रिपेयर, मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज, जिसमें से 3 months का एक्सपीरियंस रिसेंट हो। और अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अप्लाई कर रहा है तो उसके पास 2 years का इन सभी चीज़ों में एक्सपीरियंस हो और उसमें से 6 months रिसेंट हो। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिपेयर या फिर मॉडिफिकेशन, तो उसके पास रेलेवेंट फील्ड का एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस हो। साथ ही साथ में उसे एक एविडेंस प्रोवाइड करना है कि उसने स्ट्रक्चरल रिपेयर किया हुआ हो पास्ट 6 months में, मतलब प्रीसीडिंग 6 months में एटलीस्ट ट्वाइस अंडर सुपरविजन ऑफ अप्रूव्ड पर्सन। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। तो जिस भी स्कोप ऑफ वर्क के लिए एक एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसके लिए वो मेडिकली फिट होना चाहिए और इसको सर्टिफाई करेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी चेक। बिफोर ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट विल बी असेस्ड, यानी वो चेक होगा बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन, यानी सारे प्रोसीजर्स की किस तरह से कैंडिडेट को एसेस करना है, चेक करना है, टेस्ट करना है उसकी कॉम्पिटेंसी को, ये प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड रहेगा उसकी एक्सपोजिशन में। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस CAR के प्रोविजंस को यूज़ करना चाहती है, भले CAR 66 AME लाइसेंस के लिए यूज़ कर रही है या फिर कंपोनेंट की ऑथराइजेशन देने के लिए यूज़ कर रही है, तो फिर उसको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम, activities requiring certification, authorization, education, experience, OJT requirements and assessment procedure अपने MOE में मेंशन करना है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन टू स्कोप ऑफ ऑथराइजेशन की। अगर कोई कैंडिडेट अपनी ही स्ट्रीम में एक्सटेंशन चाहता है अपने स्कोप ऑफ ऑथराइजेशन का, भले वो मैकेनिकल का हो या एवियोनिक्स का हो, तो फिर उसके पास में एडिशनल 6 month का एक्सपीरियंस हो उस चीज़ पर जिसके लिए वो ऑथराइजेशन चाहता है। और अगर किसी एडिशनल स्ट्रीम के लिए चाहता है तो फिर 24 months का एक्सपीरियंस हो जिसमें से 6 months रीसेंट हो। और ये ग्रांट होने से पहले, ये एक्सटेंशन ग्रांट होने से पहले उसकी कॉम्पिटेंसी असेस होगी। नेक्स्ट इज प्रिविलेजेस। द प्रिविलेजेस ऑफ कंपोनेंट सर्टिफाइंग स्टाफ शैल कवर। अगर होल्डर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑन बेसिस ऑफ CAR 66 AME लाइसेंस है तो फिर वो इशू कर सकता है CRS फॉर शॉप्स एंड सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट और इंजन, सिर्फ तब जब शॉप लेवल पे हो, ना कि तब जब वो फिटेड ऑन एयरक्राफ्ट हो। जब फिटेड ऑन एयरक्राफ्ट हो तो फिर सिर्फ एक रेलेवेंट AME लाइसेंस होल्डर उसको CRS इशू कर सकता है। नेक्स्ट इज होल्डर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ AME कोर्स और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिग्री इन इंजीनियरिंग। ये लोग सर्टिफाई कर सकते हैं वर्क, सिर्फ वो वर्क जो कि उनके सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन पे मेंशन्ड है। इसमें नोट 2 दिए हुए हैं। फर्स्ट नोट ये है कि ये ऑथराइजेशन लिमिटेड है टू शॉप लेवल, ना कि तब जब एयरक्राफ्ट पे फिटेड हो, और साथ ही साथ में शैल नॉट इंक्लूड मेजर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट और इंजन। नाउ नोट 2
जिनके पास में ऑलरेडी अप्रूवल है CRS प्रिविलेज का, मतलब जो पहले से जिनके पास था वो कंटिन्यू करेंगे अंडर CAR 145 या फिर CARM सब पार्ट F अप्रूवल, भले वो इस CAR के रिक्वायरमेंट्स को मीट ना कर रहे हों। और अगर ऐसे लोग एडिशनल सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन चाहते हैं, तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं तो फिर उनको एडिशनल सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन भी मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन। सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन वैलिड होता है फॉर 1 ईयर, जिसका रिन्यूअल करता है QM। कंडीशंस ये है कि मिनिमम 3 मंथ्स का उसने अपने ऑथराइजेशन के प्रिविलेजेस को एक्सरसाइज किया हुआ हो इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, उसने रिफ्रेशर कोर्स किया हो इन प्रीसीडिंग 24 मंथ्स, और हैज़ बीन एक्सेस मेडिकली फिट and continues to remain in the employment or employment contract of organization. Now, last topic is suspension, cancellation and return of certification authorization. Certification authorization may be withdrawn where an inquiry conducted by approved organization or DGCA establishes that, यानी सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन वापस लिया जा सकता है अगर पता चलता है कि जिसने सर्टिफिकेशन और सर्टिफाई करा किसी वर्क को केयरफुल एंड कॉम्पिटेंट मैनर में नहीं किया, या फिर उस वर्क को कर दिया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं था, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न है, सूटेबल रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ इसका सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन विड्रॉ किया जाए। और साथ ही साथ में किसी भी इस तरह के पर्सन को जिसका सर्टिफिकेशन विड्रॉ हुआ है तभी रीस्टोर होगा, उसको वापस से फिर से तभी ऑथराइजेशन मिलेगा अगर अप्रूवल ऑफ DGCA RAO होगी। और इस तरह के पर्सन को जिनका विड्रॉ हो चुका है ऑथराइजेशन, उनको बाकी के दूसरे ऑथराइजेशंस तभी मिलेगा जब DGCA RAO इस पर रेडी होगी। और जितने भी डिसिप्लिनरी एक्शंस इन लोगों के ख़िलाफ़ लिए जाएंगे वो इमिडिएटली इन्फॉर्म किए जाएंगे टू DGCA RAO, और जो कॉपीज़ ऑफ वार्निंग्स होगी या मेमोरेंडा होगा जो कि इन अप्रूव्ड पर्सन्स को इशू किया होगा वो भी फॉरवर्ड किया जाएगा टू DGCA RAO। इसी के साथ में हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ CAR 66। इसके आगे अपेंडिक्सेस हैं काफ़ी सारे। अपेंडिक्स 1 में देखा जाए तो सब नॉलेज लेवल्स बताए गए हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो B1 एंड B2 दोनों ही के अलग अलग नॉलेज लेवल्स होते हैं। 1 2 3। 1 इज़ लीस्ट प्रियोरिटी, मतलब उसके बारे में बस पता हुआ हो। 2 उसका थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता हो। 3 में उसका एप्लीकेशन पूरा पता हुआ हो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में और उस लॉजिक को लगाया जा सके। सो हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का कैटेगरी वाइज अलग लेवल होता है। आगे मॉड्यूल्स के बारे में भी इसमें मेंशन्ड है। अपेंडिक्स में पूरा इसमें सिलेबस मेंशन्ड है मॉड्यूल्स का। B1 B2 B3 कैटेगरी वाइज है, B1A कैटेगरी का भी है। साथ ही साथ में हर टॉपिक के लेवल मेंशन्ड है कि किस टॉपिक का क्या लेवल है। उसके बाद में अपेंडिक्सेस एक बार आप लोग देख लिएगा। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे जो हम बता दें आपको, जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 75% पास मार्क होता है CAR 66 मॉड्यूल का, और एवरेज जो टाइम मिलता है पर क्वेश्चन वो 75 सेकेंड्स पर क्वेश्चन होता है। बाकी आप लोग एक बार ये CAR रीड कर लिएगा, इसके अपेंडिसेस रीड कर लिएगा। और साथ ही साथ में एक पॉइंट और है बताने का कि अगर कोई भी मॉड्यूल में फ़ेल होते हैं तो फिर वो फिर से नहीं रीटेक किया जा सकता है एटलीस्ट 19 डेज़ तक। जिस दिन वो मॉड्यूल दिया है उस मॉड्यूल से 19 डेज़ तक फेल्ड मॉड्यूल नहीं दे सकते हैं। मगर अगर कोई अप्रूव्ड मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही हो उस केस में टाइमिंग 30 डेज़ की है। और अगर किसी भी लिमिटेशन पेपर में फ़ेल होते हैं तो उसको भी 30 डेज़ के बाद ही रीटेक कर सकते हैं। एक मॉड्यूल को सिर्फ 3 कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम टाइम्स दे के फ़ेल हो सकते हैं। मतलब किसी एक फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा। मतलब मॉड्यूल 10 दिया, एक सेशन में दिया फेल हुए, नेक्स्ट सेशन में दिया फिर से फेल हुए, उसके बाद में दिया फिर से फेल हुए, मतलब कॉन्सिक्यूटिव 3 बार फेल हो गए, तो फिर मॉड्यूल 10 को विद इन 1 ईयर नहीं दे सकते हैं। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स मिलते हैं।
सो इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द CAR 66। एक बार पूरी CAR 66 रीड कर लिएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।